नमस्कार साथियों, मैं गोविंद सिंह एराइज क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 समकालीन विश्व में राजनीति, जिसमें हमने पहला अध्याय दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। उसकी आगे की बात यानी आगे की कहानी हम प्रारंभ करेंगे। हमने इससे पहले सोवियत संघ का निर्माण किस प्रकार से होता है और अमेरिका और जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच में किस प्रकार से संघर्ष चलता है और 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव जो राष्ट्रपति होते हैं यूएसएसआर में, उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया जाता है और उसी के साथ में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन के जो परिणाम है वो क्या हुए, विश्व स्तर पर उसके क्या परिणाम देखने को मिले। हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण भी पढ़े, हमने गोर्बाचेव की भूमिका को भी पढ़ा, किस तरीके से उन दोनों देशों के मध्य संघर्ष चला, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से हुए। जिसमें जो पहला परिणाम है कि शीत युद्ध का अंत होता है। साथियों, हमने पढ़ा था कि जो अमेरिका और सोवियत संघ है उन दोनों के मध्य वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को गिराने का काम करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को महाशक्ति बताने का प्रयास करते हैं कि मैं महाशक्ति हूं, वो बोले मैं सर्वश्रेष्ठ और अमेरिका बोले मैं सर्वश्रेष्ठ। ये कहानी जो थी, अब यहाँ पर किसका अंत हो जाता है? सोवियत संघ का अंत। जैसे ही सोवियत संघ का अंत हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन जैसे ही हुआ, सोवियत संघ का अंत हुआ, उसी के साथ में जो शीत युद्ध है उसका अंत हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो सोवियत संघ बचा ही नहीं अमेरिका के सामने, जो लड़ने वाला एक देश था, जो संघर्ष कर रहा था। 1945 से 1991 तक लगातार जिस देश ने संघर्ष किया उसका नाम था सोवियत संघ। लेकिन उसका 25 दिसंबर 1991 को विघटन हो जाता है और वहीं से शीत युद्ध का अंत हो जाता है। इसके बाद में द्विध्रुवीयता का अंत। साथियों, हमने पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। मैं यहां पर चर्चा करता हूं कि जो विश्व था वो दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, या मैं लिख देता हूं यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ के द्वारा यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा, इन्हें कहा जाता था पश्चिमी दुनिया। एक ध्रुव तो ये था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और एक दूसरी दुनिया के जो देश थे, दूसरी दुनिया, इस दूसरी दुनिया का जो नेतृत्व कर रहा था वो यूएसएसआर अर्थात ये सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था। और इसकी जो विचारधारा थी उसका नाम था साम्यवादी साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। और अमेरिका के द्वारा जिस विचारधारा को अपनाया गया था उसका नाम था पूंजीवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा थी? पूंजीवादी विचारधारा। हमने दो गुट पढ़े, लेकिन इस यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 को विघटन हो जाता है, यानी कि ये जो ध्रुव था इसका अंत हो जाता है। तो अब विश्व में केवल मात्र एक ध्रुव बचा, जिसे क्या कहा गया? अमेरिका। अमेरिका के नेतृत्व में यहाँ की जो पूंजीवादी शासन व्यवस्था है वो लगातार कायम रही। अब यहाँ पर ये दोनों विचारधाराएं आपस में संघर्ष कर रही थी। इस विचारधारा को सोवियत संघ पूरे विश्व पर लागू करना चाह रहा था और अमेरिका है जो पूंजीवाद के, यानी कि इन दोनों विचारधाराओं के मध्य एक संघर्ष चल रहा था। अब उस संघर्ष का भी अंत हो गया, क्योंकि साम्यवादी जो विचारधारा है वो पूर्ण तरीके से धराशायी हो गई। उसी के साथ में ये जो पूंजीवाद जो है इसको एक विकास जिसे कह सकते हो, ये पूंजीवादी विचारधारा है, इसको एक शक्ति प्राप्त प्रदान हुई ज्यादा ही, यानी ये अब विश्व में एकमात्र विचारधारा बची और इसका अंत हो गया साम्यवादी विचारधारा का। ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। हमने पढ़ा कि यूएसएसआर का अंत, यूएसएसआर का अंत। साम्यवाद का पतन हो गया। हमने अभी पढ़ा कि साम्यवाद
सोवियत संघ के द्वारा जिस विचारधारा को अपनाया गया था, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है उसी के साथ में साम्यवादी जो विचारधारा है उसका भी अंत हो जाता है। और जैसे ही उसका अंत होता है तो वहां पर पूंजीवादी जो विचारधारा है उसको एक और ज्यादा मान्यता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब विश्व में उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो यानी कि सोवियत संघ के परिणाम में हमने पढ़ा कि एक तो शीत युद्ध का अंत हो गया, ध्रुवीयता का जो है वो अंत हो गया और साम्यवाद का पतन हो गया। और आगे का जो बिंदु है कि हथियारों की होड़ खत्म यानी समाप्त हो गई। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही अपने अपने देशों में हथियारों के निर्माण में लगे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया कि जिस देश के पास हथियार ज्यादा थे वो देश कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व में रह पाया, लेकिन जिन देशों की कमजोरी थी इस हथियारों में वो देश पिछड़ गए, उन पर अत्याचार हुए। इस वजह से ये सोच रहे थे क्या पता कभी युद्ध हो सकता है सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य। इस वजह से सोवियत संघ भी हथियारों का निर्माण करता रहा और अमेरिका भी। अब क्या हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो वहां पर दूसरा कोई सामने लड़ने को तैयार ही नहीं था और उसी के साथ में यहाँ पर जो हथियारों की होड़ है वो भी समाप्त हो जाती है। एक ध्रुवीय अथवा बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना। अब हमने यहां पढ़ा, अब जो है विश्व में दो तरीके से एक कल्पनाएं की गई कि विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। इसमें साम्यवाद का पतन हो जाता है यानी कि यूएसएसआर जो सोवियत संघ है उसका अंत हो जाता है, सोवियत संघ का अंत। तो जैसे ही सोवियत संघ का अंत हो जाता है तो वहां विश्व के जो अन्य देश है वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अब विश्व एक ध्रुवीय रहेगा, यानी कि अब अमेरिका ही एकमात्र शक्ति रहेगी, या ये हो सकता है कि यहाँ पर और कोई छोटे छोटे देशों का समूह उभरे, यानी कि बहुध्रुवीय व्यवस्था। यद्यपि होता यह है कि अमेरिका का दबदबा कायम रहता है और विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाता है। अगला है एक ध्रुवीय अथवा बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना, हमने ये भी पढ़ लिया। नए देशों का उदय। अब क्या होता है साथियों, जो यूएसएसआर था सोवियत संघ है उसका विघटन होता है। सोवियत संघ का विघटन जैसे ही होता है उस विघटन के फलस्वरूप यहाँ पर 15 नए देशों 15 गणराज्यों का उदय होता है। कितने गणराज्य? 15 गणराज्यों का उदय होता है। अब ये नए देश थे सारे 15 गणराज्यों का उदय। पहले ये सारे जो यूएसएसआर द्वारा नीतियां अपनाई जाती थी, जो शासन प्रणाली थी उनका अनुसरण कर रहे थे, लेकिन अब ये कैसे गणराज्य थे? स्वतंत्र थे। कैसे थे? स्वतंत्र थे। और इन देशों ने लोकतंत्र और पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको अपना लिया, लोकतंत्र की स्थापना की और उसके साथ में इन्होंने पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी शासन व्यवस्था को अपना लिया। ठीक है, हमने पढ़ा कि सोवियत संघ है उसका जो विघटन होता है तो वहां पर 15 नए देशों का उदय होता है। कितने देशों का? 15। पहले जो यूएसएसआर एक बड़ा क्षेत्र था उस बड़े क्षेत्र में से 15 देशों का उदय होता है, जिसमें रूस सबसे बड़ा देश एक उभर कर आता है। नए देशों का उदय हमने पढ़ा जिसमें से 12 देश मिलकर एक CIS का गठन करते हैं, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल नाम से एक संगठन का निर्माण करते हैं। ये देश स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, आपको ये ध्यान में रखना है। अब आगे का बिंदु है कि शांति की संभावना की कल्पना की जाने लगी। पूरा विश्व ये देख रहा था कि क्या पता आज युद्ध हो जाए, कल हो जाए, ये एक भय था, डर था शीत युद्ध के दौरान। लेकिन अब जो सोवियत संघ है उसका तो विघटन हो गया, यानी कि अब कहीं ना कहीं विश्व के जो एक लोग थे, आम जनता थी और कुछ देश थे, वो ये सोच रहे थे कि भविष्य में अब शांति बनी रहेगी, अब किसी भी प्रकार के युद्ध की जो चिंता है वो नहीं होगी लगभग। इस वजह से यहां पर शांति की कल्पना की गई।
साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। अब समझते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। आपने पढ़ा होगा कि यूरोप जो महाद्वीप था, वहां का जो पश्चिमी यूरोप था, वहां पर तो सोवियत संघ की विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा? सोवियत संघ का यहाँ आधिपत्य था और उसकी जो विचारधारा है उसकी साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। कौन सी थी? साम्यवादी शासन व्यवस्था। साम्यवादी शासन व्यवस्था। लेकिन ये पूर्वी यूरोप, ये जो पश्चिमी यूरोप का देश, पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र था, यहाँ पर अमेरिका का आधिपत्य था। कौन से देश का? अमेरिका का। यानी यहाँ की जो लीडरशिप जो देश कर रहा था उसका नाम था अमेरिका। और जो यहाँ पर शासन व्यवस्था थी वो पूंजीवादी शासन व्यवस्था थी। कौन सी शासन व्यवस्था? पूंजीवादी शासन व्यवस्था। अब क्या होता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जब भी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो यहाँ पर कुछ नए देश होते हैं, यानी कि 15 गणराज्य इससे बनते हैं। 15 गणराज्य। वो 15 गणराज्यों में अब क्या किया जाता है कि जो ये साम्यवाद है इसको ये अनुसरण करना बंद कर देते हैं, यानी कि साम्यवादी शासन व्यवस्था को ये नहीं मानते। अब क्या होता है कि जो ये पश्चिमी यूरोप है, यहाँ पर एक व्यवस्था चल रही थी पूंजीवादी विचारधारा, यानी पूंजीवादी शासन व्यवस्था, और ये अमेरिका के द्वारा इसकी लीडरशिप की जा रही थी। इसका जो नेता था वो अमेरिका था। अब क्या होता है, पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र था यहाँ पर भी इस पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया गया। और इस पूंजीवादी व्यवस्था को, यानी कि अब यहाँ पर क्या था, पहले साम्यवाद यानी यहाँ पर केवल एक ही पार्टी का दबदबा था और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। आपने पढ़ा होगा, हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पर एक पार्टी का दबदबा था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके बाद में हमने पढ़ा गया समतामूलक समाज की स्थापना पर जोर दिया गया। यहाँ पर निजीकरण नहीं था, यहाँ पर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। मैं लिख देता हूं आपके सामने, या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। कौन सी? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और उसके साथ में यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व। उसके साथ यहां पर समतामूलक समाज की स्थापना इनका करना एक मुख्य उद्देश्य था। समतामूलक समाज की स्थापना, यानी कि यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना करने का इनका लक्ष्य था। ये सारी बात साम्यवाद की विशेषताएं थी। ये वहां पर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, अर्थात कि वहां पर जो पूंजीपतियों का यहाँ पर इतना दबदबा नहीं था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं था, निजीकरण नहीं था। लेकिन जैसे ही इस साम्यवादी विचारधारा जो थी ये धाराशायी हो जाती है, उसके बाद में यहाँ पर पूंजीवादी शासन व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप सोच सकते हो कि जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, एक इसको जो परिवर्तित कर दिया गया कि पूंजीपति जो थे, यानी जिसके पास पैसे थे उनको सारे उद्योग बेच दिए गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पर साम्यवाद को मानना बंद कर दिया और समानता पर आधारित जो समाज थी इसकी स्थापना यहाँ नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल किनका दबदबा था? पूंजीपतियों का। यहाँ पर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होती है। और इस जो ये पूर्वी यूरोप के जो देश थे, यहाँ की शासन व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है। इसी आमूलचूल परिवर्तन को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। पढ़ लेते हैं इसको एक बार कि साम्यवाद के पतन के बाद, यानी 1991 के बाद, वैसे ये शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। कौन से? 1990 में। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य, कौन सा? पूर्व सोवियत संघ, यानी कि जो पूर्व में जो सोवियत संघ कहलाता था, अब उसका विघटन हो गया और वहां पर जो नए देशों का उदय होता है। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, वहां समाजवादी व्यवस्था थी, वहां साम्यवाद था, वहां से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था
तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से पूर्वी यूरोप के जो देश थे और जो मध्य एशिया के कुछ क्षेत्र थे और उसके साथ साथ में रूस, उन सब में एक साथ में व्यवस्था को अपनाया गया, पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को। यानी साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसको एकदम परिवर्तन कर दिया जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र थे? रूस और मध्य एशिया के क्षेत्र, उसके साथ साथ में पूर्वी यूरोप के देश। कौन से देश? पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। और ये मॉडल किसके द्वारा अपनाया जाता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये मॉडल निर्देशित किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना हमने पढ़ा कि शॉक थेरेपी क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि रूस और मध्य एशिया के देश और पूर्व यूरोप के जो देश थे वहां पर साम्यवादी शासन व्यवस्था की समाप्ति होती है, साम्यवाद का पतन होता है और उसके बाद में वो देश पूंजीवादी और लोकतांत्रिक देश बनते हैं। और वहां पर जो ये आमूलचूल परिवर्तन होता है इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। और ये निर्देशित मॉडल किसके द्वारा है? यू अपने विश्व बैंक और उसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। अब जो ये शॉक थेरेपी है इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, परिणाम क्या होते हैं? शॉक थेरेपी के परिणाम: अर्थव्यवस्था तहस नहस। आप सोच सकते हो कि कोई भी राष्ट्र हो वहां पर यदि कोई शासन व्यवस्था पहले से चली आ रही हो और उसमें एकदम परिवर्तन किया जाए, यानी कि आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है, एकदम जो परिवर्तन किया जाता है जल्दबाजी से, तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस होना स्वाभाविक है। इस वजह से जो ये क्षेत्र थे रूस, मध्य एशिया और उसके साथ साथ में पूर्वी यूरोप के देश, वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि। अब क्या होती है मुद्रास्फीति? यानी कि वहां की जो मुद्रा होती है, जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा का नाम है रुपया, तो वहां की जो मुद्रा थी उसमें उसकी जो मूल्य है उसके मूल्य में कमी आती है, मूल्य में गिरावट। वहां की जो मुद्रा है उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। और 90% उद्योग, कितने? 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में बेच दिया जाता है, अर्थात इन्हें जो है निजीकरण यहाँ पर लाया जाता है, निजीकरण। और जैसे ही यहाँ पर 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया जाता है, और यहाँ पर वो भी नहीं बेचा तो जाता है लेकिन औने पौने दामों में बेच दिया जाता है, यानी कि जिसकी वैल्यू 100 रुपए हो उसको 80 में बेच दिया गया, एक उदाहरण के तौर पर। तो वहां पर आप जानते ही अर्थव्यवस्था चौपट होनी है। यानी अब जो ये ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना गया। क्या? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, सबसे बड़ी गैराज सेल। यहां पर क्या किया जाता है? 90% जो उद्योग थे उनको क्या किया जाता है? 90% जो उद्योग है उनको निजी हाथों में बेच दिया जाता है, यानी प्राइवेट कंपनियों या किसी व्यक्ति विशेष को बेच दिए जाते हैं। जो पूंजीपति लोग होते हैं, पैसे वाले, उनको जैसे ही बेच दिया जाता है। और वो भी वहां पर कैसे बेचा जाता है कि वहां पर ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि ये 100 रुपए की है तो कम से कम इसको 100 में तो बेचे भाई, लेकिन वो क्या करते हैं, वहां पर औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। इस वजह से इसे कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। रूसी मुद्रा, और रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। और रूबल के मूल्य में भी गिरावट आती है। जो रूस है, जो सोवियत संघ का एक बड़ा देश था, वहां पर जो उसकी मुद्रा है रूबल, उसमें भी नाटकीय ढंग से गिरावट आती है, यानी एकदम परिवर्तन हो जाता है और वहां की जो रूबल मुद्रा है उसमें गिरावट आ जाती है, उसके मूल्य में कमी। आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इस व्यवस्था को एक जल्दबाजी से अपनाया गया। अमेरिका यहाँ चाहता था कि पूरे साम्यवाद, जो पूर्व साम्यवाद था जहां पर, उस शासन व्यवस्था को जल्दबाजी से हम पूंजीवादी व्यवस्था में बदल दे, और इस वजह से यहाँ पर आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। कोई भी देश है उसके शासन व्यवस्था को जल्दबाजी से जब परिवर्तन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाना पड़ेगा।
माफिया वर्ग का जन्म होता है। किस वर्ग का? माफिया वर्ग, जिसे हम कहते हैं जयराम पेशा। जयराम पेशा वर्ग का उदय होता है, जन्म होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व जिसे कह सकते, ऐसे यहाँ पर दादागिरी वाले लोग आते हैं, उनका मतलब जो पैसे वाले हैं वो कोई कंपनी है, कोई सरकारी संपत्ति है, उन सबको खरीदने का कार्य करते हैं। और अमीर और गरीब के बीच विभाजन हो जाता है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो साम्यवाद था उसका एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि वो समतामूलक समाज की स्थापना करे, यानी कि वहां पर समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना इनका एक मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पूंजीपति लोग जो थे उन्होंने ये सारे 90% उद्योग थे, अब जैसे ये उद्योग बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? जो पैसे वाले हैं। और उन जो पैसे वाले थे उन्होंने इस उद्योगों को खरीद लिया। और यहाँ पर उद्योगों में जो मजदूर वर्ग थे उनके पैसे वगैरह उनको बेचारों कम दिया गया, और उनके जो गरीब था वो गरीब होता गया, और जो अमीर थे वो और अमीर होते गए। यानी कि गरीब और अमीर के बीच विभाजन हो गया। अगला है रूस ने खाद्यान्न आयात करना प्रारंभ कर दिया। अब रूस एक बड़ा क्षेत्र, आज भी विश्व में सबसे बड़ा देश कोई है तो वह रूस। और वहां की स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि उनके खाने के लिए अन्न भी नहीं था, और इस वजह से वो देश दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना प्रारंभ कर देता है। हालांकि आज देखें तो गेहूं वगैरह जो भी खाद्यान्न उत्पादन में रूस के पास कमी नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था को वो अपना देता है, एकदम आमूलचूल परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप उसे वहां पर खाद्यान्न जो है उसको भी आयात करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जो 15 गणराज्य नए उदय हुए थे, यानी नए 15 गणराज्य बनते हैं, वहां पर क्या किया जाता है? जो संविधान तैयार किए जाते हैं, वहां के जो संविधान तैयार किए गए वो जल्दबाजी में तैयार कर दिए गए, हड़बड़ी में तैयार कर दिए गए। अब जैसे ही उन संविधानों को हड़बड़ी में तैयार किया गया तो वहां पर सफल लोकतंत्र स्थापित करने में वो नाकामयाब रहते हैं। इस वजह से यहाँ लिखा गया है कि नए देशों के संविधान जल्दबाजी में से तैयार किए गए, अतः सफल लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकी। और अधिकांश देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मैं लिख देता हूं यहाँ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इस प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है, अधिकांशतः जो उस देश का जो राष्ट्रपति होगा उसके निर्वाचन है, यानी प्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा रहेगा? प्रत्यक्ष, अधिकांश देशों में। अब दूसरी बात, यहाँ की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो भी राष्ट्रपति में निहित। कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। यहाँ की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ज्यादा होती हैं, और इस वजह से यहाँ जो संसद है वो कमजोर हो जाती है। संसद के पास कम शक्तियां, यहाँ पर संसद को कम शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इस वजह से कुछ ऐसे राष्ट्रपति आए जिन्होंने तानाशाही रूप ले लिया, और इस वजह से वहां पर कुछ राष्ट्रपति ऐसे होते हैं जो अपने पद पर लगातार 10 वर्ष तक रहते हैं, फिर वापस उसको बढ़ा देते हैं कि 10 वर्ष 20 वर्ष ऐसे। इस वजह से वहां पर सफल लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाते हैं। ये हमने पढ़ा शॉक थेरेपी क्या होती है, शॉक थेरेपी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद में हमने ये परिणाम वगैरह देख लिए। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम, शीत युद्ध का अंत, द्विध्रुवीय युद्ध का अंत और साम्यवाद का पतन, हथियारों के होड़ समाप्त हो गई, एक ध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करने लग गई, नए देशों का उदय होता है और शांति की संभावना की कल्पना की जाती है। और जो नए देशों का उदय होता है उसमें से 12 देश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं जिसे राष्ट्रकुल कहा जाता है। उसके बाद में हमने सोवियत संघ का जो विघटन है वो हमने यहाँ देखा कि 15 गणराज्य होते हैं, किस प्रकार से वहां पर एक व्यवस्था को बदला जाता है। यहाँ हमने साम्यवादी विचारधारा वाले कौन से क्षेत्र थे, जिसमें अब मैं लिख देता हूं यहाँ रूस,
मध्य एशिया और उसके साथ में रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप। उसके बाद में हमने देखा कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी किस प्रकार से क्या थी। शॉक थेरेपी हमने देखा कि जो रूस और मध्य एशिया और उसके साथ में पूर्वी यूरोप के जो क्षेत्र थे वहां पर साम्यवाद का अंत होता है और उसके बाद में वो पूंजीवादी शासन व्यवस्था और लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वहां पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा एक निर्देशित मॉडल होता है, उसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी। और वो शॉक थेरेपी है, उसके परिणाम जो है वो एक नकारात्मक परिणाम साबित होते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वहां पर आमूलचूल परिवर्तन, यानी कि ये जल्दबाजी से वहां पर सुधार कर दिया जाए, यानी कि उस शासन व्यवस्था को एकदम पूरे साम्यवाद से पूंजीवादी शासन व्यवस्था की ओर धकेलना था उस अमेरिका को। इस वजह से उनको भुगतान करना पड़ा। और यहाँ पर हमने देखे शॉक थेरेपी के परिणाम, अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो जाती है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है, 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में बेच दिया जाता है। रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसके मूल्य में गिरावट आती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, उन देशों की माफिया वर्ग का जन्म होता है, अमीर व गरीब के बीच विभाजन हो जाता है। रूस में खाद्यान्न आयात करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि रूस में उस समय आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और वहां के संविधान जो थे वो जल्दबाजी में उसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस वजह से वहां पर राष्ट्रपति जो है वो हावी हो जाते हैं और वहां पर सबल लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रपति जो है तानाशाही रूप धारण कर लेते हैं। धन्यवाद साथियों।